बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2020 जो विंटर की टर्म है उसका पेपर 2 हम करेंगे। एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई के इसके जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं उसको वन बाय वन हम करें। कि ये जो विंटर और समर 2020 के पेपर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो ट्रम आपकी एग्ज़ाम की है उसमें, क्योंकि एक तो स्पेसिमेन पेपर जो है पूरा जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर है वो मैंने पूरा उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने रिकॉर्ड कराए हैं। तो आप लोग यूट्यूब काचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो तमाम देख सकते हैं। इसके अलावा भी ओ लेवल अकाउंटिंग के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर उस पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ये पेपर्स जो हैं ये भी एग्ज़ाम से पहले आपके पास आएँ और आप इनको अपनी स्टडी का पार्ट बनाएं तो आपको आसानी भी होगी और डिफरेंट कंसेप्ट्स भी आपकी समझ में आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। डेव ऑन्स ए बिजनेस सेलिंग फर्नीचर। कि डेव जो है उसका एक बिजनेस है और वो बिजनेस क्या है कि वो फर्नीचर जो है वो खरीदता है और फर्नीचर खरीद कर जो है वो बेचता है। तो ट्रेडिंग बिजनेस है इसका। और ट्रेडिंग बिजनेस में जो आइटम है इसकी खरीद का और फरोख्त का वो फर्नीचर है। फर्नीचर स्टोर्स आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे देखे होंगे। अकाउंटिंग पढ़ते हुए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस एक्चुअली हो रहा है, जैसे फर्नीचर की हम बात कर रहे हैं तो जो स्टोर्स आपके इर्द गिर्द हैं, जो आप देख रहे हैं सेंटरवुड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है फर्नीचर का। तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, फिर उनके रिटेल के आउटलेट भी बने हुए आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग करके फिर अपने स्टोर्स के अंदर लेकर आते हैं और वहाँ से फिर वो स्टोर से फर्नीचर बिकना शुरू होता है। और ये बेसिक कंसेप्ट आपको अकाउंटिंग के अंदर शुरू में अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। और अगर नहीं पढ़ा तो अभी समझ लें कि हर वो आइटम जिसकी आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, वो फिर गुड्स कहलाती हैं। तो ये फर्नीचर फिर फर्नीचर नहीं है, आपके लिए गुड्स है। कि इन्वेंट्री भी आपकी फर्नीचर की है, क्योंकि फर्नीचर का माल ही फर्नीचर ही आप खरीदते हैं और फर्नीचर ही बेचते हैं। लेकिन अगर ये फर्नीचर का बिजनेस नहीं है और फर्नीचर वो खरीदता है तो फिर वो फर्नीचर आएगा। इवन ये वाला जो फर्नीचर का बिजनेस है, ये अपने इस्तेमाल के लिए जो फर्नीचर ये बिजनेस लेगा वो फिर इसके लिए फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर के नाम, फर्नीचर एंड फिक्सचर के नाम से ही आएगा। लेकिन वो फर्नीचर जो ये बेचने की नीयत से खरीद रहा है तो वो सारा गुड्स कहलाएगा आपका। तो ये जहन में रखिएगा, क्योंकि सवाल के अंदर जब वो गुड्स आपको देगा तो इसका मकसद है यही फर्नीचर जिसका वो बिजनेस कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन इसने 1 to 4 आपको दिए। ट्रांजैक्शन के बाद इसने डेट आपको दी है और डिटेल दी है। ट्रांजैक्शन माने कि एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कि जो भी बिजनेस की आप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आप खरीदो फरोख्त करते हैं या कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, कि आप माल उधार खरीद रहे हैं, माल नकद खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, एम्प्लॉइज को सैलरीज दे रहे हैं, ये सब ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। तो एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इस कॉल्ड ट्रांजेक्शन, ये आप जहन में रखिएगा अपने। तो अगस्त की 9 तारीख को कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पेट्रा, कि पेट्रा को $675 का माल इसने बेचा। तो जब माल उधार बेचते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री हो गई हमारी। अगला कहता है कि पेट्रा, देखिए एंट्री चाहे वो आपसे रिक्वायर्ड करे या ना करे, ये एंट्री के कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअली डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। अगर ये डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो अकाउंटिंग, रेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज़ ओके, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या है, ऑनर्स इक्विटी किसे कहते हैं, इनकम क्या होती है, लॉस क्या होता है, इनके बैलेंसेस नॉर्मल क्या होते हैं। जैसे एसेट्स हैं तो उसका बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़ हैं तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा, रेवेन्यूज़ हैं तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा, इनकम है तो क्रेडिट होगा, लॉसेस अगर हो रहे हैं तो डेबिट होंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो बाकी तो फिर सिंपल आप डिफरेंट जगहों पे उसकी पोस्टिंग कर रहे होते हैं।
तो अगला पढ़ते हैं। अगला कहता है पेट्रा रिटर्न डैमेज गुड्स टू डेव, कि उसने माल ख़राब निकला जो आपने बेचा था उसको, उसमें से कुछ माल $120 का माल उसने वापस कर दिया। तो जब माल वापस करेंगे तो क्या होगा कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि आपका एसेट कम हो गया, ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। और सेल्स रिटर्न को जो है वो आप डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न की रिकॉर्डिंग कहाँ पर करते हैं? सेल्स रिटर्न की जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं, सेल्स रिटर्न जर्नल के जितने भी रिटर्न हो रहे होते हैं वो अलग से एक प्राइमरी बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री जिसे हम कहते हैं। तो ये बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री के ऊपर जो है प्राइम एंट्री जिसे आप कहेंगे, ये इसके ऊपर एक लेक्चर है मेरा पूरा, ये आप जाकर अगर देखें कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, तो ध्यान से आप देखेंगे तो जितनी भी प्राइम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती हैं वो सारी मैंने बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पढ़ाई हैं और वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसने रिटर्न करा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। और आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं, तो क्रेडिट करने का मकसद है क्रेडिट नोट। तो जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, क्या इशू करेंगे? इस कस्टमर को आप क्रेडिट नोट देंगे। तो क्रेडिट नोट जो है आप इसको दे देंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका बनेगा। और रिकॉर्डिंग क्या होगी इसकी? सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी। आगे कहते हैं बैंक कैश सेल्स। बैंक का मकसद क्या हुआ कि जो माल नगद बेचा था उसको बैंक में जमा करा दिया उस पैसे को, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? बैंक को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक को जब आप डेबिट करेंगे तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे आप? इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे कैश बुक में। आपको पता है कैश बुक भी एक बॉक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री आपकी होती है, तो उसके अंदर आप जाके इसको रिकॉर्ड कर देंगे और कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। डॉक्यूमेंट क्या बनाएंगे? देखिए, अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो बैंक जाने का और आपका बैंक अकाउंट अगर है, तो आप क्या करते हैं, जब आप बैंक जाते हैं पैसे जमा कराने के लिए अपने, तो आपको एक पेइंग इन स्लिप जमा करानी पड़ती है। इसे कहते हैं पेइंग इन स्लिप। एक स्लिप होती है, उस स्लिप को आप भरते हैं कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये इतनी अमाउंट में जमा करा रहा हूँ। अगर आप चेक देते हैं तो चेक का नंबर आता है, उसका बैंक कौन से बैंक का चेक है, और अगर कैश है तो कैश आ जाता है कि जो अमाउंट है वो आ जाएगा, और आप साइन ऑफ करते हैं कि आपका अकाउंट कौन सा है। तो ये जो पेइंग इन स्लिप है ये एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक के अंदर जब आप घुसेंगे तो वो रखा हुआ होता है। आपको जब भी कोई डिपॉजिट करानी होगी तो इस स्लिप को आप भरेंगे, और इसकी जो, तो इसका मकसद है डॉक्यूमेंट जो हुआ वो पेइंग इन स्लिप हो गई। और जिस किताब के अंदर रिकॉर्ड होगा उस किताब का नाम क्या है? कैश बुक। क्योंकि आपको पता है बैंक डेबिट है और सेल्स क्रेडिट है, तो ये वाला जो मामला है वो भी समझ में आ गया हमारी। अगला कहते हैं 29 को पेट्रा सेटल्ड हर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 1 अगस्त बाय क्रेडिट ट्रांसफर आफ्टर टेकिंग ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। कि उसने अपने अकाउंट को जो है वो सेटल्ड कर दिया। और अकाउंट को उसने सेटल्ड कैसे किया कि उसने 5% जो कैश डिस्काउंट है उसको वो मिला। तो 5% कैश डिस्काउंट का मकसद समझ रहे हैं आप क्या है? देखिए, अगस्त 1 को जो बैलेंस था, ये जहन में रखिएगा, देखिए ये बड़ा ट्रिकी है कि फर्स्ट बैलेंस जो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 अगस्त को था, तो 1 अगस्त का बैलेंस आगे बता रहा है। ऑन 1 अगस्त 2020 द बैलेंस ऑन क्रेडिट कस्टमर्स पेट्रा सेल्स लेजर अकाउंट वाज $940 डेबिट। के पेट्रा का जो बैलेंस था अगस्त की 1 को वो $940 था। तो इसी बैलेंस को उसने सेटल्ड किया है 5% कैश डिस्काउंट के। तो $940 आपका ये आ गया। $940 का आप 5% निकाल लें तो ये कितना आ गया? 940 मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो ये 47 आता है। तो ये $47 जो है ये आपको कैश डिस्काउंट मिला। आप एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी एंट्री आप पास करेंगे कि आप करेंगे कि और उसने क्रेडिट ट्रांसफर करा है। क्रेडिट ट्रांसफर का मकसद समझ रहे हैं क्या है? कि पेट्रा ने इस अकाउंट को सेटल्ड किया। क्रेडिट ट्रांसफर का मकसद है उसने अपने बैंक अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए आपके बैंक अकाउंट में पैसे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पैसे आए? तो उससे डेफिनेटली हर महीने के एंड में बैंक क्या करता है, आपको एक स्टेटमेंट भेजता है, उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया होगा, उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी कैश बुक को कंपेयर कर रहे होते हैं। किससे कंपेयर करते हैं अपनी कैश बुक को?
बैंक स्टेटमेंट से। तो बैंक स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, के किसी कस्टमर ने बैंक के अंदर डायरेक्ट पैसे जमा करा लिए। तो जो डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट कौन सा होगा जिसकी मदद से ये सारा आप देख के समझेंगे कि क्या हुआ, वो होगा बैंक स्टेटमेंट। और रिकॉर्डिंग कहाँ पर करेंगे इसकी, क्योंकि बैंक के अंदर पैसा आया है तो बैंक को आप डेबिट करेंगे सबसे पहले, और सेल्स डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट आपने दिया इसको डेबिट करेंगे, और अकाउंट रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे। तो है कितना, ये $940 था। तो $940 में से माइनस कर दें 47 को जो आपने डिस्काउंट दिया, तो 893। इसका मकसद है 893 पैसा आपके पास आया, $47 का आपने इसको डिस्काउंट दे दिया। तो बैंक कितने से क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट हो गया 940। अकाउंट रिसीवेबल कितने से हुआ, $940 से हुआ। तो एंट्री हमने क्या पास करी, हमने बैंक को डेबिट कर दिया $843 से, और बल्कि सॉरी 843 नहीं, 940 था ये, हाँ 893 से, 893 से हमने बैंक को डेबिट किया, और सेल्स डिस्काउंट को डेबिट किया 47 से, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री हो गई। और उसके बाद ये हमसे पूछता क्या है, कहता है कंप्लीट द टेबल टू नेम ईच बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड बुक ऑफ प्राइम एंट्री। बुक ऑफ प्राइम एंट्री मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जाके कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस बुक ऑफ प्राइम एंट्री के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड कराया है एमसीक्यूज के अंदर। बेसिकली जब मैं करवा रहा था तो एमसीक्यूज के अंदर मैंने ये करवाया, आप अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसको आप बहुत ध्यान से देखें, उसमें जितनी भी प्राइम एंट्री की बुक्स हैं वो सब मैंने बताई थी क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होगी। तो ये अभी आपसे क्या मांग रहा है, कहता है नेम ईच बिजनेस डॉक्यूमेंट के वो बिजनेस डॉक्यूमेंट बताएं जो एक्चुअली जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझना कि यार किस डॉक्यूमेंट से, ये कि होते क्या हैं डॉक्यूमेंट, होते ये हैं कि जब ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो अगर इन्हें ट्रेस बैक करने के लिए हम जाएं और जाकर देखना चाहें कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो फिर ये डॉक्यूमेंट ही खुलते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि डिटेल वगैरह कि क्या हुआ था। और उसके बाद इसकी फिर जो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं इसकी। तो वो डॉक्यूमेंट आपसे पूछ रहा है, और बुक ऑफ प्राइम एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डेब्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, के डेब्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड के अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 234 की आप बिजनेस डॉक्यूमेंट बता दें और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बता दें। तो हमने क्या करा, ट्रांजेक्शन नंबर 2 हमारी देखें ये है, और मैंने आपके जैसा बताया इसने रिटर्न करी है। तो रिटर्न गुड्स का मकसद क्या होता है मैंने आपको बताया, इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट क्या बनेगा, क्योंकि आप इसके अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट नोट बनेगा। रिकॉर्डिंग क्या होगी, सेल्स रिटर्न जर्नल एक डॉक्यूमेंट वो होता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री, उसमें आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। बैंक कैश सेल्स के बैंक में पैसा जमा कराया तो कैश बुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग होगी। और जो बेसिक डॉक्यूमेंट होगा वो कहाँ होगा, बैंक में जाके जो आप स्लिप भरेंगे जिसे पेइंग इन स्लिप कहते हैं, वो बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आप अपने साथ लाके अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, जो आपको बताएगा कि बैंक में ये पैसा मैंने जमा कराया था। बाकी इसने फाइनल सेटलमेंट कर दी, तो फाइनल सेटलमेंट का मकसद क्या हुआ हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसने पैसा तो दिया ही नहीं हमें। इसने क्रेडिट ट्रांसफ़र कराया, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र का मकसद है बैंक से जो स्टेटमेंट आएगा वो बैंक स्टेटमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट है, जिससे हमें पता चलेगा क्या हुई। और रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, कैश बुक के अंदर करेंगे। तो ये 3 चीज़ें थी जो आपने देखी कि किस तरीके से इसको करेंगे। हम देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो क्या है। तो देखिए बिजनेस डॉक्यूमेंट में मैंने कहा था पहले क्रेडिट नोट हो गया, सेल्स रिटर्न जर्नल में इसकी ये रिकॉर्डिंग हो गई, पेइंग इन स्लिप हो गया आपका, कैश बुक हो गई, और बैंक स्टेटमेंट हो गया जैसे मैंने आपको बताया, और कैश बुक हो गई। तो ये पार्ट 1 जो है आपने कर लिया। पार्ट 2 देखते हैं क्या कहता है। पार्ट 2 बी में कहता है प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ पेट्रा फॉर अगस्त 2020 एज इट वुड अपीयर इन डेब्स सेल्स लेजर, कि डेब्स के सेल्स लेजर में, डेब्स का सेल्स लेजर क्या है, बेसिकली ये अकाउंट रिसीवेबल का लेजर है। जब हम सेल्स लेजर की बात करते हैं तो इसका मकसद है हम बात कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल के लेजर की। कहता है वो बनाइए डेब्स के, आप डेब्स के अकाउंटेंट हैं, और पेट्रा का जो लेजर है वो आपको बनाना है कि आपकी किताबों के अंदर पेट्रा का लेजर किस तरीके से बनेगा। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2020। इसका बैलेंस करें और 1 सितंबर को बताएं कि बैलेंस कैसे आएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप ये देख लें कि 1 अगस्त 2020 को
जब हम आए थे तो सबसे पहले बैलेंस बीडी, और ये खुद भी बता रहा है डेबिट। अगर ये ना भी बताया आपको डेबिट, तो आप ये समझ लें कि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो भी हम डेबिट साइड पर लिखते हैं। इसने हमें आसानी कर दी। और अनलेस के वो आपको स्पेसिफिकली बताए कि इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्रेडिट में लिखिएगा। अगर वो कुछ नहीं बताए तो जहन के अंदर लिख लें इस बात को कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। ये वो बातें हैं जो उठते बैठते आप रिपीट करें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और लॉजिक इसकी जो है वो आपने देखी, तो $940 को हम क्या करेंगे, बैलेंस बीडी बना देंगे सबसे पहले डेबिट साइड के ऊपर। ये हमने डेबिट साइड के ऊपर बैलेंस बीडी हो जाएगा 1 अगस्त को। सोल्ड गुड्स का मकसद है कि ये हमने माल बेचा है $675 का, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट ये भी लेजर के डेबिट साइड के ऊपर आ जाएगा। रिटर्न पेट्रा ने रिटर्न कर दिया तो हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। ये अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में सेल्स लेजर के अंदर ये क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। बैंक कैश सेल्स इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये तो कैश सेल्स है, इसका रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये जो फाइनल सेटलमेंट इसने की है इसका हम लेजर के अंदर लेके आएंगे। अकाउंट रिसीवेबल को $940 से हम क्रेडिट कर देंगे। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या करा है इसने। देखें, ये बैलेंस बीडी $940 मैंने आपको बताया था। सेल्स मैंने कहा कि डेबिट हो जाएगा। देखें पेट्रा ये डेबिट साइड के ऊपर आ गया। सेल्स रिटर्न मैंने बताया आपको क्रेडिट कर देंगे। और बाकी दो चीज़ें, एक बैंक, आपने बैंक को डेबिट किया था, और डिस्काउंट अलाउड या सेल डिस्काउंट इसको आपने डेबिट किया था। तो ये दोनों देखें डेबिट साइड पर आ गए। 893.47 इन दोनों को जमा करें तो 940 बनता है पूरा। मैंने आपको जर्नल एंट्री की मदद से समझाया है पीछे। तो एग्जैक्टली जो है ये आपका ये आ गया। और उसके बाद फिर लेजर क्योंकि डेबिट साइड करा 1615 आता है, क्रेडिट साइड आपकी कम थी। बैलेंस सीडी कितना आ गया 555। और यही बैलेंस सीडी क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो अगले महीने 1 सितंबर में जब आएंगे तो इसको यहाँ बैलेंस बीडी जो वो आपसे कहता है। तो ये लेजर उसने आपसे मांगा था, ये लेजर आपने बना लिया। बुक ऑफ प्राइम एंट्री आपने कर ली, ये पार्ट 2 भी हो गया और बी पार्ट भी हो गया। बी के बाद हम सी की तरफ आते हैं। सी क्या कहता है, कहता है आइडेंटिफाई द सेक्शन ऑफ डेब्ट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेब्ट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। और फाइनेंशियल ऑफ पोजीशन जो बनाते हैं अब वो क्या होता है, कहते हैं 31 अगस्त 2020 इन विच द बैलेंस ऑन पेट्राइज अकाउंट वुड अपीयर, कि पेट्रा का अकाउंट का जो बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के किस सेक्शन में आएगा। तो देखिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है आपने पढ़ा भी होगा। बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। एसेट्स हमेशा बराबर होते हैं इक्विटीज़ के, यही असल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। एसेट को अब दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, करंट एसेट्स होता है और फिक्स एसेट्स होता है हमारा। ये दो हिस्सों में, या नॉन करंट एसेट्स होता है, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। इक्विटीज़ में लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, लाइबिलिटीज़ मजीद दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाती हैं, करंट हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, और उसके बाद ऑनर्स इक्विटीज, सिंपल अगर हम समझें तो ये जो बेसिक इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, ये आपकी समझ में आनी चाहिए। एसेट्स जितने होते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एसेट साइड पर आते हैं। एसेट्स फिर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। करंट एसेट्स वो हैं जिनका बेनिफिट्स आपको 1 साल के अंदर मिलेगा, और फिक्स एसेट्स वो हैं या नॉन करंट एसेट्स जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा आपको मिलेगा। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है और वो डेफिनेटली आपको पता है साल के अंदर वो कम भी होता है, पैसे भी आ रहे होते हैं, मजीद आप माल बेचते हैं तो वो चेंज हो रहा होता है। तो जब चेंज हो रहा होगा विद इन अ ईयर तो फिर करंट एसेट्स हो जाएगा। तो ये एसेट्स के करंट एसेट्स वाले सेक्शन के अंदर जो है एसेट्स के अंदर फर्दर सब हेडिंग जो है इसकी करंट एसेट्स होगी, वहां पर अपीयर होगा ये। तो एसेट है, हम वही करा, देखें करंट एसेट्स के अंदर ये अपीयर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइन। आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एसेट्स आएगा, मेन हेडिंग एसेट्स होगी और एसेट्स के बाद सब हेडिंग जो है इसकी करंट एसेट्स होगी। तो आप ऐसे करके लिख दें इसको, और एग्जामिनर अच्छा लगेगा उसको कि इस बच्चे को पूरा कंसेप्ट जो है अब पता है। आगे कहते हैं गेव अलाउज हिज क्रेडिट कस्टमर
कैश डिस्काउंट ऑफ 5% के 5% का वो कैश डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट माने जो लोग फौरी तौर पे पेमेंट करते हैं उनको 5% कैश डिस्काउंट मिलता है। ही इज कंसिडरिंग रिड्यूसिंग टू 2%। वो कंसिडर ये कर रहा है कि इसको 2% के ऊपर ले जाए, यानी कैश डिस्काउंट को कम करके 2% पे लेके जा रहा है। कहता है स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू डेव ऑफ दिस प्रपोजल, कि इस प्रपोजल का डेव के को एक एडवांटेज बता दें, एक डिसएडवांटेज। तो देखिए एक एडवांटेज तो सिंपल ये है कि कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा। कैश फ्लो क्या होगा, क्योंकि कैश आपके पास आएगा ना, 3% का फायदा है। 5% के बजाय आप 2% दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अगर 3% का तो बेनिफिट मिल रहा है ना, तो कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। डिसएडवांटेज इसका ये है कि वो लोग जो फौरी तौर पे पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके कस्टमर जो हैं आपको लेट पेमेंट देने लगें। तो जो एडवांटेज मिल रहा है वो डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि लेट पेमेंट हो सकती है। कुछ कस्टमर हो सकता है आपके पास आ ही इसीलिए रहे हैं कि उन्हें ये डिस्काउंट मिल रहा है और बाकी जगहों पे नहीं मिल रहा है, तो आपकी सेल्स भी हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, कम हो जाए। तो इसका एडवांटेज ये है कि कैश फ्लो बेहतर हो सकता है, और डिसएडवांटेज भी इसका ये है कि सेल्स आपकी रिड्यूस हो सकती है और कस्टमर हो सकता है फौरी तौर पे पैसे ना दें, तो वर्किंग कैपिटल आपका स्टकअप हो सकता है, तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा आपका। डेफिनेटली ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाएगा और कैश फ्लो आपका बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं लूज कस्टमर के आपके कस्टमर जो है लूज हो सकते हैं। कस्टमर में टेक लॉन्गर टू पे, उन्हें पता है कि यार डिस्काउंट तो मिल ही नहीं रहा है, तो हो सकता है फिर वो लेट पेमेंट करें और आपके पास कैश कम आए। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस पॉलिसी के आपको हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, देखिए सेल्स, ये प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा ये आपकी समझ आ गया। प्रॉफिट इसलिए बढ़ेगा कि ये सेल्स होता है ना, सेल्स में से आप लेस करते हैं सेल्स डिस्काउंट। सेल्स अगर 10 रुपए की है और 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो रेवेन्यू कितना है, 8 रुपए। लेकिन मैं अगर इसी को थोड़ी देर के लिए सेल्स में रखूं 10 रुपए और सेल्स डिस्काउंट जो है या डिस्काउंट अलाउड जो है 2 रुपए के बजाय 1 रुपए करूं, तो अब कितना रेवेन्यू आया, 9 रुपए आया ना। देखिए ये 8 रुपए था, 8 रुपए से 9 रुपए, जैसे ही मैंने डिस्काउंट को कम करा मेरा रेवेन्यू बढ़ गया। तो रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ सकता है। और कैश फ्लो तो मैंने आपको बता दिया, कैश का इनफ्लो। तो ये डी पार्ट भी हमने करा। आगे कहता है डेव इज कंसिडरिंग टर्निंग हिज बिजनेस इनटू अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी का मकसद है कि सोल प्रोप्राइटरशिप से हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ ये जाने के बारे में सोच रहा है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खरीदो फरोख्त जिनकी हो रही होती है, उसकी अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। लेकिन जब वो पब्लिक हो जाती है तो उस वक्त क्या होता है, एडवांटेजेस उसके ये हैं कि जैसे ही आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होंगे तो आपके पास जो जो फाइनेंस है, जो पैसा है, उसकी उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स कंपनी के बिकेंगे, तो एक सोर्स ऑफ कैपिटल आपका ये हो जाता है। जब आप बैंक के पास जाते हैं तो आपकी बड़ी क्रेडिबल पोजीशन होती है, बैंक से आपको लोन वगैरह आराम से मिल जाते हैं और ये आपकी पोजीशन होती है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हो सकते हैं, डेफिनेटली एक एडवांटेज ये भी हो सकता है कि जो अगर डेव अभी, क्योंकि डेव अकेला काम कर रहा था ये, तो अगर ये बिजनेस अगर नुकसान में चला जाता है तो इसके पर्सनल एसेट्स जो है ना डेव के, ये भी बिक सकते हैं, क्योंकि इसको लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी। ही इज द सोल, आई मीन टू से, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बिजनेस। तो अगर बिजनेस इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, कि उसकी पोजीशन खराब हो रही है, तो ही हैज़ टू पे, ही हैज़ टू पे ईदर वे, कि बाय सेलिंग इज पर्सनल एसेट्स, उसको बेच के देना पड़े लेकिन उसको देगा वो। जबकि अगर लिमिटेड कंपनी में जाता है तो जो इसका शेयर है सिर्फ उसी की हद तक ये रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके अलावा इसके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सेव होंगे। डिसएडवांटेजेस ये हो सकते हैं कि रेगुलेटर है, जब पब्लिक का पैसा इसमें लगेगा तो रेगुलेटर भी आ जाते हैं। अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स भी फिर आपको IFRS हो गए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है कि आपको वो फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको डिफरेंट किस्म की जो कॉम्पिटिटिव बॉडीज़ हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा लग रहा है तो फिर आपको वहाँ चेक एंड बैलेंस भी आएंगे, तो रेगुलेटरी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस के अंदर आ जाती हैं। एक एडवांटेज है कि फ्रीडम फिर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो लोग हैं जब शेयर्स खरीदेंगे तो माइनॉरिटी के शेयर्स का आपको, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं, और अगर कोई मेजॉरिटी में ले लेता है तो वो बोर्ड में भी आके बैठेगा,
तो वो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर। तो ये पूछ भी ये रहा है कि एडवाइस है वेदर और नॉट ही शुड फॉर्म ए लिमिटेड कंपनी, कि उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर विद टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग ए लिमिटेड कंपनी। दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस कहता है बताते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कराया है, हम यहाँ और देख लेते हैं। कहता है डेट विल हैव लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी। जैसा मैंने कहा कि देखिए लिमिटेड लाइबिलिटी होगी इसकी, इसको अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पड़ेंगे। द लिमिटेड कंपनी विल हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी जो डेट से हटकर होगी, और वो डेफिनेटली एक कंपनी है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर अप्लाई करेंगे। डेब इंडिविजुअल एंटिटी में अलग होगा और ये बिजनेस अलग होगा। डेब विल हैव एक्सेस टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, इंक्रीज इन कैपिटल एम्प्लॉयड के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने बताया शेयर्स बेच सकता है, डेबेंचर्स इशू कर सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं फाइनेंस की उस तक इसकी एक्सेस हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेजेस भी इसको मिल सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? द लिमिटेड कंपनी विल हैव जनरल रेगुलेशन देन डेब्स एज ए सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर के अंदर रिलैक्सेशंस बहुत होता है, आप रेगुलेटर इतना नहीं आता क्योंकि पैसा आपका लगा है, पब्लिक का पैसा तो लगा नहीं है। लेकिन जैसे ही वो इस बिजनेस में आएगा तो वहाँ रेगुलेशंस भी आ जाते हैं कि क्या है। द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द लिमिटेड कंपनी विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, जैसा मैंने बताया IFRS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, डिफरेंट किस्म की FPR है, टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसके अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होंगे वो पब्लिक भी उसको देख सकती है। सोल ट्रेडर में तो इसकी मर्जी है, अकाउंटिंग ये खुद ही देख रहा है, लेकिन जब ये जाएगा पब्लिक में तो पूरा बिजनेस पब्लिक के सामने आएगा। देखिए इस किस्म का जब भी सवाल आए तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें आप बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी पढ़ रहे होंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और यहाँ भी आपने पढ़ा। जब वो पूछता है कि बताएं इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एक पैटर्न किस्म का, स्टैंडर्ड किस्म का जुमला आप जहन के अंदर रखें और उसके अंदर लिखें कि डेव जो है शुड कंसिडर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। अगर उसको लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है इसके अंदर तो ही शुड ऑप्ट दिस ऑप्शन, कि वो चला जाए इसके अंदर। और इफ़ ही थिंक्स का डिसएडवांटेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी वेटेज ज़्यादा है एडवांटेजेस के मुकाबले में, तो फिर वो उस ऑप्शन की तरफ ना जाए। तो ये आप पैटर्न किस्म के, स्टैंडर्ड किस्म की चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ई पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 अभी कंप्लीट होता है हमारा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, इसमें बेसिक कंसेप्ट्स थे हमारे जो हमने सीखे, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। होप आपकी समझ में आया होगा। तो अपना फीडबैक भी दीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्ट समझने में तो उसको भी फिर कमेंट्स में लिखिएगा। और बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ साथ ये नॉलेज जो हम शेयर कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जो O लेवल, A लेवल, AS लेवल में, उनको भी बताइए। प्राचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हर किस्म का लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो इसमें हेल्प करें हमारी इस नॉलेज को स्प्रेड करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।